आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों को, जहां पहली खबर बदायूं से है। बदायूं के चर्चित एचपीसीएल बायोगैस प्लांट में हुए हत्याकांड की गूंज संसद तक पहुंच गई है। इस मामले को बदायूं सांसद आदित्य यादव ने उठाया है। एचपीसीएल प्लांट में 12 मार्च को दोहरे हत्याकांड हुए थे। सांसद आदित्य यादव ने प्रश्नकाल के दौरान इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी अवनीश राय, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह और साथ ही क्षेत्रीय विधायक पर सीधे तौर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सांसद यादव ने संसद में कहा कि एचपीसीएल प्लांट के अंदर दिन दहाड़े मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर विफलता का उदाहरण देता है। उन्होंने सदन को बताया है कि मृतक अधिकारियों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पहले ही पुलिस और प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दी थी और जान का खतरा भी बताया था, मगर उनकी शिकायतें बार बार नजरअंदाज की गई हैं। सांसद ने 4 फरवरी 2026 को प्लांट में हुए एक अन्य हमले का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद भी मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही पीड़ित अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की गई। यही लापरवाही इस दोहरे हत्याकांड की पृष्ठभूमि बनी है। और साथ ही सदन में आदित्य यादव ने यह भी कहा है कि पूरे मामले में राजनीतिक संरक्षण की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक ने के प्रभाव के कारण पुलिस और प्रशासन समय रहते कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। और साथ ही सांसद ने मृतक अधिकारियों के परिवार को सुरक्षा, न्याय और भरोसा दिलाने के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं। उठाना चाहता हूं, जहां पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम यादव श्री आदित्य यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान अपनी लोकसभा क्षेत्र बदायूं के मूसाजाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव लोक विधानसभा दातागंज की तरफ से उठाना चाहता हूं, जहां पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेटिव लिमिटेड का यूपीसीएल का एक प्लांट है और वहां पे जिस तरीके से दिन दहाड़े निर्मम तरीके से 12 मार्च को वहां के मुख्य प्रबंधक और उप प्रबंधक को दिन दहाड़े अध्यक्ष महोदय गोली मारकर हत्या उनकी कर दी गई, ये गंभीर निंदनीय घटना थी। इसके बारे में पूर्व में भी इन दोनों अधिकारियों ने वहां के जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी को दोनों को चिट्ठी भी दी थी कि हम लोगों को सुरक्षा दी जाए, हम लोगों की जान को खतरा है। लेकिन उसके बावजूद उस प्लांट एचपीसीएल के अध्यक्ष महोदय प्लांट के अंदर वो व्यक्ति घुसता है और दिन दहाड़े अंदर जाके गोली से उन दोनों अधिकारियों की हत्या कर देता है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार लगातार कहती है कि हम लोग गुंडागर्दी पे हम लोग सीबीआई की अध्यक्ष महोदय। मिर्जापुर जिले के एमपीएस पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोहनलाल श्रीमाली उपाध्याय और साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रहे। मुख्य अतिथि ने सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते हुए अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से इन बच्चों का अच्छा इतना कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे भी संरचना की है, उस कार्यक्रम का संयोजन जिस उपाध्याय और साथ ही अध्यापकों ने किया है, जैसे लग रहा है मूर्ति के रूप में गढ़ कर तैयार किया गया हो। या उपस्थित अभिभावक गण अपने बच्चों का कार्यक्रम देख बड़े ही उत्साहित है। पढ़ाई के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी स्कूल के शिक्षकों और साथ ही उनके द्वारा की गई बहुत ही सराहनीय है। तथा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेंद्र सिंह इस अवसर पर इंजीनियर राज बहादुर सिंह और साथ ही शिव शंकर सिंह पटेल, सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ पप्पू पटेल और अपना दल एस प्रदेश सचिव अनुराग सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। वार्षिक उत्सव में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किए थे एनुअल फंक्शन में, जो भी कार्यक्रम, वो बच्चे काफ़ी मेहनत किए थे और उनके साथ साथ हमारे जो भी स्कूल परिवार के टीचर्स थे वो भी बहुत प्रयास किए थे। उनके वजह से कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा और हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी काफ़ी सहयोग रहा, जिसके वजह से कार्यक्रम बहुत ही सफल और संपन्न हुआ। इसके लिए यहाँ पे आए हुए हमारे सभी अतिथिगण जितने भी थे, गार्जियन स्वरूप, माताएं, बहनों एवं सभी लोग एवं प्यारे बच्चे, मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से विद्यालय के सभी प्रिय बच्चों, अभी जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उस कार्यक्रम की संरचना और उस कार्यक्रम का संयोजन जिन अध्यापक अध्यापिकाओं ने किया, बड़े ही सुचारू रूप से
और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने गढ़ करके बच्चों को और एक मूर्ति के रूप में तैयार कर दिया हो। बच्चों ने हूबहू उसी प्रकार का प्रदर्शन प्रस्तुत किया। मंच पर से उनका कार्यक्रम देख करके यहाँ पर जुटे सारे अभिभावकगण, सारे अभिभाविका बहनें सब प्रफुल्लित हो गए अपने बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम देख करके। और अभी तो और बहुत रोचक कार्यक्रम बाकी है, बहुत सुंदर कार्यक्रम बाकी है। यह विद्यालय मात्र 4 वर्ष हो गए और 4 वर्षों में यह विद्यालय इस क्षेत्र में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, अपने शिक्षा के माध्यम से, अपनी व्यवस्था के माध्यम से, अपने बच्चों के देख रेख और उनके रख रखाव के माध्यम से इन्हीं 4 वर्षों में लगभग 350 संख्या इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ऐसे इस विद्यालय परिवार के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। ऐसे विद्यालय जब क्षेत्र में खुलते हैं तो बच्चों का अच्छा प्रवेश कैसे होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा कैसे अच्छी होनी चाहिए, इसको देख करके बच्चों के अभिभावक भी बहुत प्रभावित होते हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था देने में यह विद्यालय सक्षम है। इस विद्यालय से पढ़ करके निकलने वाले अभी 4 वर्ष ही हुए हैं। जो बच्चे आगे कक्षाओं में जाएंगे और आगे कक्षा 8 तक ही यह विद्यालय है। हम समझते हैं कि आगे यह विद्यालय और प्रगति करेगा, हाई स्कूल बढ़ेगा, इंटर बढ़ेगा और यहाँ हजार की संख्या में यहाँ से बच्चे शिक्षित होकर के निकलेंगे। तो कानपुर नगर के नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां बीती रात 26 मार्च को यशोदा नगर में रहने वाले नाबालिग युवक जतिन अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ अपने ही घर से चोरी करके देर रात भाग निकला। मामले की जानकारी युवक की मां प्रीति ने नौबस्ता थाने में दी है। मामले में 1 हफ्ते बाद बीत चुका है और युवक की मां थाने के चक्कर लगा रही है, पर अभी तक उसके बेटे की कोई जानकारी नहीं मिली है। युवक की मां प्रीति ने जानकारी दी है कि मेरे बेटे को अनुष्का नाम की लड़की बरगला लेकर चली गई और साथ ही चोरी करके फरार हो गई है। हम लोगों ने लड़की के घर वालों को सूचना दी, मगर उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही उनका कोई समस्या का समाधान हो पाया उनसे। और मेरे अधिकारियों से निवेदन है जल्द से जल्द मेरे लड़के को ढूंढवाया जाए ताकि उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटित हो सके। हमारी लड़के को अनुष्का नाम की लड़की ने फंसा रखा है। नमस्ते, हमारा नाम प्रीति है। हमारे लड़के को अनुष्का नाम की लड़की ने फंसा रखा है और 1 हफ्ते से मेरा बच्चा लापता है। 26 तारीख की रात को 2 बजे मेरे घर पे आई है वो लड़की। मेरे सूटकेस से पैसा चोरी करके मेरे लड़के के साथ लेके भागी है और उसमें कान का बाला भी था मेरा। लेकिन वो लड़की इतनी गंदी किस्म की लड़की है कि जिस किसी के साथ भी फिजिकल होती है उसके साथ वीडियो बना लेती है, नए लड़के को फंसाती है और नए लड़कों को फंसाने के बाद फिर उनके साथ वीडियो बनाती है, उनको वो ब्लैकमेल करती है। बहुत गंदी किस्म की वीडियो है और बिना कपड़े की वीडियो है उसकी मेरे पास और बहुत से लड़कों के साथ ऐसी वीडियो बना चुकी है। थाने में वीडियो भी दिखाई है मैंने और नौबस्ता थाने में सूचना भी दी। लड़का 26 तारीख की रात से ये करीबन 10 से 12 हज़ार रुपये और एक कान के बाल। बस न्याय चाहिए, मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसकी जान को खतरा है। वो लड़की चोर भी है। नमस्ते, हमारा नाम प्रीति है। हमारे लड़के को अनुष्का नाम की लड़की ने फंसा रखा है और 1 हफ्ते से मेरा बच्चा लापता है। 26 तारीख की रात को 2 बजे मेरे घर पे आई है वो लड़की। मेरे सूटकेस से पैसा चोरी करके मेरे लड़के के साथ लेके भागी है और उसमें कान का बाला भी था मेरा। लेकिन वो लड़की इतनी गंदी किस्म की लड़की है कि जिस किसी के साथ भी फिजिकल होती है उसके साथ वीडियो बना लेती है, नए लड़के को फंसाती है और नए लड़कों को फंसाने के बाद फिर उनके साथ वीडियो बनाती है, उनको वो ब्लैकमेल करती है। बहुत गंदी किस्म की वीडियो है और बिना कपड़े की वीडियो है उसकी मेरे पास और बहुत से लड़कों के साथ ऐसी वीडियो बना चुकी है। थाने में वीडियो भी दिखाई है मैंने और नौबस्ता थाने में सूचना भी दी। लड़का 26 तारीख की रात से ये करीबन 10 से 12 हज़ार रुपये और एक कान के बाल। बस न्याय चाहिए, मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसकी जान को खतरा है। वो लड़की चोर भी।
लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है, जहां पर गुलेरा बाबा हनुमान मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रात्रि में महाआरती और सुबह विशाल पदयात्रा ने पूरे शहर को भक्ति में कर दिया है। लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुलेरी बाबा हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। रात में आयोजित महाआरती में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर झांकियों ने सभी का मन मोह लिया और देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को और भी तरह का भक्तिमय बना दिया। इसके बाद सुबह 4 बजे श्री बालाजी हनुमान मंदिर से गुलरीपुरवा बालाजी दरबार तक करीब 6 किलोमीटर तक लंबी पदयात्रा निकाली गई और इस पदयात्रा में करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चारों तरफ जय हनुमान के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। पदयात्रा की सबसे खास झलक रही बुलडोजर पर सजी झांकियां। करीब 50 बुलडोजरों पर अलग अलग देवी देवताओं का स्वरूप धारण देखने को मिला है और हनुमान जी का रूप धारण किए कलाकार श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र वहां पर बने रहे। वाराणसी की सांस्कृतिक धारा को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए शनिवार गोष्ठी द्वारा आयोजित महामूर्ख सम्मेलन 58वां संस्करण दिनांक 1 अप्रैल 2026 सायं राजेंद्र प्रसाद घाट वाराणसी में अत्यंत भव्य एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन ने एक बार फिर सिद्ध किया कि काशी की साहित्यिक परंपरा केवल जीवित नहीं बल्कि निरंतर विकसित हो रही है। लगभग 10,000 से अधिक श्रोताओं की उपस्थिति में यह आयोजन काशी सहित आसपास के जिलों के जन समूहों को आकर्षित करने में सफल रहा। पिछले 5 दशकों से निरंतर आयोजित हो रहा ये सम्मेलन काशी की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है जिसकी नींव हास्य, व्यंग और साथ ही जन जागरण पर आधारित है। काशी में मान्यता है कि अंग्रेजों द्वारा अप्रैल फूल डे के माध्यम से हिंदू नववर्ष के महत्व को और भी ज्यादा करने का प्रयासों के विरोध में काशी के विद्वानों एवं साहित्यकारों ने हास्य व्यंग के माध्यम से जन जागरण का ये मंच तैयार किया है। और साथ ही आपको बता दें, इस वर्ष का आयोजन HDFC बैंक की पहल पर विशेष रूप से अप्रैल फूल डे को एंटी फ्रॉड डे के रूप में समर्पित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय साइबर फ्रॉड एवं अपराध जागरूकता रहा, जो वर्तमान समय की गंभीर सामाजिक चुनौती बन रहा है। शुभारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ गदर्भ हुंकार के आमंत्रण एवं विलुप्त होती लोक नृत्य प्रस्तुति के साथ हुआ और साथ ही मूर्खता का परिचय यानी परंपरा। सम्मेलन की दशकीय परंपरा के तहत इस वर्ष काशी के ख्याति लब्ध कलाकार एवं उद्यमी श्री उमेश जोगई समतिक्की का उलट पलट परिणय संस्कार संपन्न कराया गया। इस व्यंग्यात्मक संस्कार के फलस्वरूप संबंध विच्छेद की घोषणा भी की गई। मेरा नाम डॉक्टर रमेश दत्त पांडे, उपाध्यक्ष शनिवार गोष्ठी महामूर्ख मेला। किस तरह का परंपरा हुआ है यहाँ पर? ये परंपरागत 58 सालों से काशी के अंदर हास्य और उल्लास के लिए 1 अप्रैल को महामूर्ख मेला का आयोजन किया जाता है। यह हमारे पुराने संस्थापक धर्मशील चतुर्वेदी, भैया जी बनारसी, बेडब बनारसी, चकाचक बनारसी, श्री कृष्ण तिवारी और अन्य महान विभूतियों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इसके मूल में जो नया संवत्सर हमारा लगभग अप्रैल से शुरू होता है, अंग्रेज़ों ने इसका विरोध करके हिंदू संवत्सर और वर्ष का हंसी उड़ाया। हम लोगों ने उनकी हंसी उड़ाने के लिए 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के रूप में आयोजित करने लग गए। और इसमें इस कार्यक्रम के तहत हम काशी की फक्कड़, मस्त और अलग अलग परंपराओं में, लोक नृत्य, गीत, संगीत और अखड़ी परंपराओं में बहुत सी चीज़ों का आयोजन करते हैं ताकि हंसना सबसे जीवन का स्वास्थ्य के लिए प्रमुख कार्य है। तो हंसना स्वास्थ्य के लिए सक्षम अच्छा है, गुणदायी है और इसको हम लोग महामूर्ख के मेला के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनियोजित करते हैं। इसमें जो आज सारे देश और पूरे विश्व में आज हमारे हर वर्ग, हर जाति,
हर धर्म छोटे बड़े लोगों को साइबर फ्रॉड से जो उनके पैसे नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में जागरूक करने के लिए भी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी इन सारी खुली मंच पर खुले सारी जनता को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक करेंगे, पंपलेट देंगे, उनके क्वेरी क्वेश्चंस को बताएंगे और साथ ही साथ विवाह एक सबसे मूर्खतापूर्ण विषय माना जाता है, उस विवाह का भी एक स्वरूप दिखाया जाएगा। मिशन शक्ति के बारे में भी कुछ हमारे सामने वीडियो पेश किए जाएंगे। फिर कवि सम्मेलन, मुशायरा और तमाम लोक नृत्य और गीत के साथ यह कार्यक्रम सुसंपन्न हुआ। दुल्हन दूल्हा गोपनीय है, लेकिन काशी के ऐसे व्यक्ति दूल्हा दुल्हन बन रहे हैं जो अपने निर्माण कार्य के लिए जाने जाते हैं और काशी में कोई भी भव्य निर्माण का कार्य उन्हीं के द्वारा सुसंपन्न होता है, वो गोपनीयता बरकरार है। मासूम किए हो, हर हर किसकी महादेव। फोटो जूम मैं किए उमेश हो, मिश्रा, चेहरा क्यों मासूम काशीवासी, किए हो, बनारसी, किसकी फोटो जूम किए हो, अक्खड़ बनारसी कह बंदी लीजिए। तेरी आशिक या, कितने, मैं तो क्या बचपन ये से सब यह मेला मालूम के किए आयोजन हो? देखता कितना आनंद आता है ये। बहुत और बहुत आज की आनंद जो आता है। नई हर पीढ़ी साल है, जेनजी वाले हमारे लड़के, हंसी के इनका फव्वारे इश्क भी फूटते अलग हैं। रहता है। तरह खड़े तरह हो के जाते हास्य हैं, कलाकार आते खड़े हो जाएंगे, हैं, बोलो बात तरह कैसे तरह करते के हैं कि प्रदर्शन हर करने वाले बार कलाकार मत आते हैं। ताने दो, बहुत अच्छा लगता हर है। बार अरे मत मन ताने दो, क्या खास रहता है बेहतर है जाने दो, आज से हर कठिनाई बार होती है, मत ताने ये दो। सब होते हैं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र बदायूं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोकहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए उन्होंने चंदौसी, बिसौली, बदायूं, उसहैत, कायमगंज नई रेलवे लाइन के निर्माण की जोरदार मांग करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। सांसद ने कहा कि आजादी के 78 वर्ष के बाद भी बदायूं जनपद का देश की राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा रेल संपर्क स्थापित नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि लगभग 35 लाख की आबादी आज भी मुख्य रूप से सड़क परिवहन और साथ ही रोडवेज सेवाओं पर निर्भर है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और साथ ही सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि बरेली मंडल के अधिकांश जनपदों में रेलवे जंक्शन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि बदायूं अब तक इस मूलभूत सुविधा से वंचित है और ये स्थिति क्षेत्र के संतुलित विकास में सीधी बाधा उत्पन्न कर रही है। सांसद आदित्य यादव ने कहा कि प्रस्तावित चंदौसी, बिसौली, बदायूं, उसहैत, कायमगंज रेलवे लाइन बनने से न केवल बदायूं को सीधा संपर्क दिल्ली, लखनऊ और साथ ही कानपुर जैसे प्रमुख शहरों से स्थापित होगा, बल्कि एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक रेल मार्ग के रूप में भी विकसित होगा। माननीय श्री आदित्य यादव महत्वपूर्ण विकास। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधी अपनी मांग रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि चंदौसी, बिसौली, बदायूं, उसेती, कासगंज, साहिब, कायमगंज में एक नई रेल की लाइन का निर्माण किया जाए, क्योंकि इस पूरे 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं पे भी जो आवाजाही के लिए जो यात्री हैं उनके पास निजी बस सेवा के अलावा कोई भी सुविधा बदायूं के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो मेरा अनुरोध बस आप सबसे ही होगा, सरकार का, आपके माध्यम से सरकार से होगा कि इस योजना को तत्काल शुरू कराया जाए, ताकि बदायूं तथा आसपास के जिलों में कायमगंज तक के लोगों को आवाजाही की सुविधा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री आदित्य यादव महत्वपूर्ण विकास। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं आपके माध्यम। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी की बीएचयू में जाति पूछकर छात्र की पिटाई। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने सपा इकाई अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हिमांशु यादव को किया गिरफ्तार। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जांच में जुटी और वाराणसी के काशू हिंदू विश्वविद्यालय का मामला बताया जा रहा है। सपा छात्र सभा की इकाई अध्यक्ष हिमांशु यादव के द्वारा ब्राह्मण छात्र की पिटाई का आरोप लगाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक मारपीट का मामला सामने, क्या है पूरा प्रकरण और क्या कार्रवाई? कल प्रोक्टोरियल बोर्ड के माध्यम से एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ थाना लंका पर,
जिसमें ये आरोप लगाया गया था वादी द्वारा कि जो विपक्षी है उसके द्वारा गाली गलौज की गई, तू तड़ा किया गया और मारपीट की गई उनके साथ। इस पे तत्काल थाना लंका पर कल 157/26 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। किस तरह का आरोप लगा है? क्या कोई लोगों ने कहा सुनी या गाली गलौज? आपस में ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे और जो अभी प्राथमिक जानकारी आई है सामने, आपस में कुछ एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे ये लोग, उसी में इनमें बात बिगड़ी और गाली गलौज मारपीट का आरोप है। उसी पे तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। क्या कोई हिरासत में है? हाँ, अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी की गई है और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके बीच में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी लोग हैं क्या इससे जुड़े, जो आरोपी या पीड़ित में से? इन सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है और जैसा भी होगा फिर आपको आगे ब्रीफ किया जाएगा। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए चला चेकिंग अभियान। ताबड़तोड़ छापेमारी। एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस टीमों को ब्रीफ कर अलग अलग टीमों द्वारा पटेल नागर बाजार चौकी क्षेत्र में लाया गया सघन चेकिंग अभियान के दौरान संबंधित सभी क्षेत्र अधिकारियों के साथ अलग अलग पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। पुलिस की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहे अभियुक्तों के ठिकानों पर संयुक्त पुलिस द्वारा की जा रही औचक छापेमारी की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 11 वारंटी अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्रंक एंड ड्राइव में 3 गाड़ी सीज, चालक गिरफ्तार। बिना सत्यापन कराए बाहरी प्रदेश के व्यक्तियों को किराए पर रखने पर 15 मकान मालिक को किया गया चालान। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना पर हिंदुवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। टोल प्लाजा पर एक कैंटर को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर दी और वाहन में तोड़फोड़ भी की है। मामला तब गरमाया जब कार्यकर्ताओं को कैंटर में प्रतिबंधित मांस होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग टोल प्लाजा पर जमा हो गए और कैंटर को रोक लिया गया। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और उग्र भीड़ ने वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण, ईओ प्रियंका और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और साथ ही झनकर चौकी प्रभारी अशोक कांडपाल और साथ ही उनकी टीम ने स्थिति को संभाला और चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं तलाशी के दौरान कैंटर से 196 कन तस्कर और साथ ही बरामद किए गए हैं कनस्तर और साथ ही जिनमें जानवर की चर्बी भरी हुई थी। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS मलिक ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं। चार बजे मेरे पास पुलिस विभाग से फ़ोन आया था कि ऐसे करके इन्होंने एक गाड़ी यहाँ पकड़ी है। इसमें केवल कुछ 150 या 160 कंटेनर हैं, उसमें चर्बी भरी हुई है, सिर्फ चर्बी है, मांस नहीं है और स्किन वगैरह भी नहीं है इसमें। तो फिलहाल जो भी नियमानुसार कार्रवाई है सैम्पलिंग की वो मेरे द्वारा की गई है
और सैंपल लेके मैंने पुलिस विभाग को सौंप दिया। सैंपल जांच के लिए वैसे ऋषिकेश जाता है इसके लिए बेसिकली, लेकिन पुलिस विभाग वाले कह रहे हैं कि वहाँ जांच शायद इसकी फैट की नहीं हो पाती है। अच्छा। और तो ये आगरा भेजेंगे, आप बता रहे हैं। अच्छा। कि हमारा काम सैंपलिंग बस केवल आपके द्वारा सैंपलिंग करना है, जांच के लिए पुलिस विभाग ही भेजता है उसको। ठीक, तो सैंपलिंग रिपोर्ट भी उनके पास ही आती है। आपका शुभ नाम डॉक्टर? मेरा डॉक्टर MS मलिक। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सूचना दी गई, उसके उपरांत हम यहाँ पे आए तो आपके द्वारा अवैध रूप से ले जाया जा रहा कुछ सामान जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, और जिसमें पशुपालन विभाग की टीम आई थी, उनके द्वारा सैंपल लिया गया है और सैंपल भेजेंगे। प्रथम दृष्टया जो है ये अवैध रूप से कोई पशुओं की ही चर्बी या अन्य जो उनके डिस्ट्रॉय होता है वही प्रतीत हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया इसमें ड्राइवर द्वारा भी यही बताया गया है कि मैं गोटिया से किसी के घर से इस सामान को लेके आया हूँ। तो प्रथम दृष्टया तो इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ है, इसको सीज करते हैं और तहरीर की कार्रवाई की जा रही है। उसके उनके खिलाफ तहरीर की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होगा और जाँच होने के उपरांत जो भी इसमें गलत चीज़ पाई जाएगी तदनुसार नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। जो भी सजा का प्राविधान या जो भी कार्रवाई होगी तभी। मैम, ये नगर पालिका में जो कैंटर पकड़ी गई है, नगर पालिका में ये जो चर्बी मिली है जो कैंटर में ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ से मिली, कहाँ को जा रही है। अभी गाड़ी हमें यहाँ पे खड़ी हुई मिली है, अभी इसके जांच के लिए हमने भेजा है। मैम, जब पता चलेगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं। मैम, नगर रंगीन विषय स्लाटर हाउस अभी चालू ही नहीं हुआ है। स्लाटर हाउस को अभी वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं किया गया है नगर पालिका के टीम से। तो ये गाड़ी वाला कह रहा है कि नगर पालिका क्षेत्र में गोटिया से भर के लाया, तो क्या कहेंगे आप? अभी हमारी संज्ञान में नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत बनाने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। रामनगर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और पूरा इलाका धक्कर धामी जिंदाबाद जैसे नारों से गूंज उठा और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं प्रशासन और पार्टी संगठन मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। उत्तराखंड के रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान सियासी पारा चढ़ गया। एक तरफ मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यकर्ताओं में शामिल हुए, दूसरी तरफ भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता लखनपुर चुंगी पर एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान उस समय माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुमित लोहनी समेत सभी प्रदर्शनकारियों को शांत कराने और साथ ही शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया और बाद में जेल भेज दिया गया। सरोवर नगरी नैनीताल समेत पूरे भारत में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। यहां सरोवर नगरी नैनीताल के विश्व विख्यात मां नैना देवी मंदिर में हनुमान भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के अलावा जमकर पर्यटकों का भी तांता मंदिर में दिखाई दिया। इस उपलक्ष्य में हनुमान भक्तों द्वारा भंडारी का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा राम सेवक सभा में भी हनुमान जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। साथ ही हनुमानगढ़, कैचीधाम, हनुमान मंदिर समेत तमाम क्षेत्रों में हनुमान
भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ देखा गया। इस मौके पर डीएसबी कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर ललित तिवारी ने कहा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा हनुमान चालीसा की एक अत्यंत शक्तिशाली चौपाई है, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति वीर हनुमान जी का निरंतर यानी लगातार स्मरण का जप करता है, उसके सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोग और कष्ट पीड़ा दूर हो जाती है। आज 2 अप्रैल को दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हनुमान जी की कृपा सब पर बने रहे, यही कामना है। हनुमान जी निश्चित रूप से हमारे कष्टों को दूर करने वाले, भय को दूर करने वाले हैं और हनुमान जी त्रेता से लगातार जो चिरंजीवी भगवान हैं उनमें हनुमान जी शामिल हैं, इसलिए उनका जन्मोत्सव हम सबको एक ऐसी साहस की जो प्रेरक प्रसंग है उनसे हम सबको अवगत कराते हैं। और हनुमान जी को जो हमारे 11वें रुद्रावतार शिव जी के अवतार के रूप में माना जाता है और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में भी उनकी पहचान है। तुलसीदास ने 40 दिन में 40 दोहे लिखे और हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी की जो गाथा है उसको हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। और हनुमान चालीसा निश्चित रूप से हम सबको एक नई ऊर्जा देने का हमेशा काम करती है, हमारे भय को कम करने का काम करती है, दृढ़ निश्चयता को हम सबको बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए कहा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। और इसी तरह से जो हनुमान जी हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसीलिए केसरी नंदन पर जब बात करते हैं तो तमाम वो जो हमारे अंदर भय की जो लहर आती है उस भय को लहर को निश्चित रूप से हनुमान जी दूर करने का काम करते हैं, हमारे शरीर को निरोगी बनाने का काम करते हैं। और हनुमान जी निश्चित रूप में एक भक्ति, उनकी सरलता हनुमान जी के चरित्र में दिखाई देती है। जय हनुमान, सब पर कृपा बनाए रखें। उत्तराखंड की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में धामी सरकार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऋषिकेश बाईपास के 4 लेन निर्माण के लिए 1105.79 करोड़ की तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये बाईपास न केवल स्थानीय निवासियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि चारधाम यात्रा के सुगम संचालन में भी मील का पत्थर साबित होगा। इस बाईपास की कुल लंबाई 12.67 किलोमीटर होगी। यह बाईपास तीर पानी फ्लाईओवर से खोर स्रोत तक पुल बनेगा, जो कि मुख्य मार्ग से भट्टोवाला और साथ ही ढालवाला से होकर गुजरेगा। इसे ईपीसी मोड पर तैयार किया जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए 3 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। विधायक प्रेमचंद रघवाल ने इसकी मंजूरी पर खुशी जताते हुए कहा कि ये परियोजना उत्तराखंड के समग्र विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मोदी जी को और माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं उनके प्रति, और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि मेरे ऋषिकेश से लेके जो लोग चारधाम यात्रा पे जाते रहे या पर्यटक इधर क्षेत्र से आगे बढ़ते रहे, या ये कहिए कि जो हमारे स्थानीय लोग भी हैं, यहाँ श्यामपुर फाटक के पास जाम इस प्रकार का लगता था कि घंटों घंटों उसको रिलीज करने में लगता था। और उसके बाद जब अंदर ऋषिकेश होते हुए बाहर जाते थे, या यूँ कहिए कि उसके बाद भी बाईपास भी बना, तो ये दोनों इतने पैक उस दौरान हो जाते थे कि लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था, और उनके साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब श्यामपुर फाटक पे वो जाम लगता था, एक वैली ब्रिज लगभग 6 करोड़ समथिंग का हमने बना के तैयार किया। हालांकि उससे कुछ राहत मिली, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं था। मैं माननीय नितिन गडकरी साहब से पिछले दिनों एक हरिद्वार में एक जो हमारा ये NHI का क्षेत्र वाला और ये सारा उसका उद्घाटन उनके द्वारा जब हुआ था, उसी कार्यक्रम के दौरान मैंने उनसे आग्रह किया था कि साहब हमारे यहाँ ये 4 लेन बन जाए ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। और उसके बाद दिल्ली भी जाके मिला, और उसके अलावा भी मैं उनसे 2-3 बार मेरी बातचीत हुई। मुझे और आपको याद होगा एक बार वो नितिन गडकरी जी दिल्ली से बाई रोड यहाँ ऋषिकेश भी आए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि भी वास्तविकता क्या है। तो उसके बाद हमें आशा जगी थी कि जब उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि आपके लिए बहुत जल्द हम इसकी घोषणा कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका हम शिलान्यास करेंगे। ये हरिद्वार में उन्होंने मुझे कहा था, एक बाइट भी चली थी, उसमें एक विजुअल चला था मेरा, माननीय मंत्री जी ने कहा था। लेकिन इसी बीच में एक जो अलाइनमेंट बना था इधर से, उस पर भी दिक्कत आ रही थी, काफ़ी आगे बढ़ गया था विषय। लेकिन उसके बाद एक सुझाव हमारे द्वारा दिया गया कि आप इसको 3 पानी से और फिर आगे की तरफ बढ़ाइए, इसमें आपको मुआवजा भी कम देना पड़ेगा, पेड़ भी कम कटेंगे और फ़ायदा भी इसको जनता को ज़्यादा होगा। और मुझे खुशी है इस बात की, उसी अलाइनमेंट पे वो अब उसकी
वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है और अब उसकी वित्तीय स्वीकृति होने के बाद यहाँ पे खुशी का माहौल है, बहुत उत्साह का माहौल है। जो जाम हमेशा लगता रहा, हालांकि अब आप भी जानते हैं पार्किंग का भी हमने यहाँ पे काम शुरू करा है ऋषिकेश के अंदर, उसके बावजूद जाम बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लगता रहा, क्योंकि बहुत भीड़ यहाँ पे चारधाम में आप जानते ही हैं, देश भर से बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। तो अब ये स्थायी समाधान हमें मिलेगा। मैं निश्चित रूप से इसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत बधाई माननीय मोदी जी को दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ में अपने माननीय नितिन गडकरी साहब का, जिनके अथक प्रयासों से, बार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिनके अथक प्रयासों से ये काम अब आगे बढ़ा है। जल्द अब इस काम को शिलान्यास के तौर पे आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से अपनी जनता की ओर से, अपनी ओर से बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के सुप्रसिद्ध जयराम आश्रम में आज हनुमान जयंती का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर सुबह से ही आश्रम परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवन पुत्र हनुमान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम के मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुई है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उन्होंने हनुमान जयंती के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हनुमान जयंती के दिन प्रभु श्री राम और उनके अन्य भक्त हनुमान का नाम एक साथ लेने से बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। जो भक्त सच्चे मन से अंजनी पुत्र को याद करते हैं, उन पर सदैव ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। उत्सव के मुख्य आकर्षणों में विशाल भंडारा शामिल रहा। हनुमान जी को विशेष रूप से स्वामानी भोग अर्पित किया गया और साथ ही जिसके बाद प्रसाद के रूप में सभी श्रद्धालुओं के बीच इसे वितरित भी किया गया। आज हम हनुमान जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ जयराम आश्रम में मना रहे हैं। मेरी हनुमान जयंती के इस उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हूं हनुमान जी से कि आप सभी के परिवारों में मंगल हो। हनुमान जी चूंकि उनका एक संदेश समाज को है कि जो भी काम करो समर्पण भाव से करो। जिस तरह हनुमान जी राम के प्रति समर्पित थे, सारे काज राम जी के उन्होंने पूर्ण किए, लेकिन वो पूर्ण काम सारे हनुमान जी को राम जी का आशीर्वाद मिलने से के उपरांत ही हुए हैं। जब कोई व्यक्ति समर्पित होकर काम करता है तो उसको आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद हमेशा फलता है। इसलिए हमें अपने परिवार में अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने आचार्य से भगवान के श्री चरणों में जाकर प्रार्थना करें कि आप हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि हम अच्छे काम समाज और राष्ट्र के लिए कर सकें। रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। शहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती के अवसर पर रामनगर स्थित बालाजी मंदिर और हनुमान धाम छोई पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। इसके बाद मुख्यमंत्री रामनगर की अग्रवाल सभा में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की भूमिका और जनसेवा के महत्व पर संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली भी यात्रा लगातार चल रही है। 19 तारीख तक 4 धाम कपाट खुलने तक ये जारी रहेगी। अब तक करीब 1,60,000 श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर चुके। मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी कुंभ केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का विषय है, इसीलिए इसकी तैयारी व्यापक स्तर पर की जा रही है। स्थल केदारखंड, मानसखंड, इन सभी के सौंदर्यीकरण के लिए, इनके अवस्थापना विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में लगातार हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी 2027 में कुंभ मेला भी हमारा प्रस्तावित है और उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। शीतकालीन यात्रा भी हमारी चल रही है। 19 तारीख तक जब तक कपाट नहीं खुल रहे तब तक शीतकालीन यात्रा चलेगी। 1,60,000 लगभग लोगों ने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा में हमारे यहाँ पर दर्शन किए हैं, शीतकाल में पर्यटन में आए हैं, अन्य स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर आए हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहे और ये कुंभ मेला हमारा भव्य दिव्य हो, उसके लिए हम काम करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश के प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और ये हमारे कार्यकर्ता, जो कि संगठन का जो पर्व होता है
उसके बाद उनका शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, विचारधारा के प्रति और प्रतिबद्धता हो, जनता के काम और अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता करें, एक माध्यम बने, सेवा सुशासन और तेज गति से बढ़े, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे। सभी हमारे धार्मिक स्थल केदारखंड, मानसखंड, ऋषिकेश में चार धाम यात्रा ट्रांसिट कैंप कार्यालय में तैनात करीब 2 दर्जन कर्मचारी कंपनी के उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों के सामने घर चलाना मुश्किल हो गया। कई बार शिकायत के बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारियों ने ट्रांसिट कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे विकास अधिकारी से भी शिकायत की मांग की है। बता दें कि चार धाम यात्रा ट्रांसिट कैंप कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन और साथ ही रिसेप्शनिस्ट के पद पर करीब 2 दर्जन कर्मचारी तैनात हैं और कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है। 2 से 5 महीने तक की तनख्वाह कंपनी पर रुक जाती है। इसके अलावा कंपनी तनख्वाह देते समय पीएफ को काट रही है लेकिन उसे पीएफ फंड में जमा नहीं कर रही है। इसकी शिकायत श्रम अधिकारियों को लेकर अन्य अधिकारियों को भी की जा चुकी है। मेरा नाम गीतांजलि आर्य है। मैं यहाँ रिसेप्शनिस्ट के पद पे हूँ। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है और अधिकारियों से बात की जाती है जब यहाँ पे ऊपर वाले किसी भी वर्कर की सैलरी नहीं आ रही है तो वो यही बोलते हैं कि आ जाएगी आप काम करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब घूस खा रहे हैं यहाँ पे और सिर्फ पैसा लेके बैठ जा रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं। किसी की सैलरी 5 महीने से नहीं आई है, किसी की 4 महीने से नहीं आई है, किसी की 3 महीने से नहीं आई है। तो आज हम लिखित में एसडीएम सर आ रखे हैं या सीडीओ सर आ रखे हैं, उनको अपना जो भी बयान है वो दे रहे हैं और जब तक हमारी कंप्लीट सैलरी नहीं होगी हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। सर मेरा नाम सागर कश्यप है। सर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन हूँ 3-4 साल से और यहाँ पर हमें बोल देते हैं हम टाइम से सैलरी देंगे, टाइम पे कोई सैलरी नहीं देता। 10,000 रुपए सारे डालते हैं, 24 घंटे यहाँ पर काम करता हूँ सर और बोल देते हैं सैलरी आ गई तुम्हारे अकाउंट में, कुछ नहीं आई। 2 साल का पीएफ सारा रखा, 2 साल का मेरा पीएफ भी ले लिया, कोई पैसा नहीं देता, किसी की सुनवाई नहीं। हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे, कहीं कोई फॉल्ट हो जाए, कोई भी दिक्कत, कहीं कुछ भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं हमारा। सब लोगों के इनके सबकी सैलरी रुकी हुई है, मेरी 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है, अब तक नहीं डाली है। वो हम लोगों को मकान मालिक भी कहता है कि भाई पैसे लाओ, बच्चों की फीस कहाँ से भरे, हम कहाँ से सामान लेके आए। हम इन लोगों के भी 3-3। मेरा नाम पुष्कर लाल भारती है, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हम यहाँ जब से ये टेंडर खुला तब से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमको सैलरी 2-3 महीने की सैलरी दी जाती है और ना तो हमारा पैसा कट रहा है और हमारे पीएफ के खाते में कोई जमा नहीं हो रहा है। ये देखिए 2 साल में 2 महीने का पीएफ जमा हो रखा है। हमारे यहाँ पे बहुत शोषण हो रहा है और हम यहाँ की शिकायत यहाँ के अधिकारी को करते हैं, चार धाम यात्रा के अधिकारी को करते हैं। हमारे वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। इससे हमारा ये भी विश्वास है कि यहाँ के अधिकारी की मिली भगत से ही टेंडर ठेकेदार हमारा शोषण कर रहा है। और अगर हम कंपनी के बारे में पूछते हैं कि हमारा सैलरी, हमारा पीएफ, कंपनी वाला कहते हैं निकाल दो, इनको नौकरी से निकाल दो जी, तो हम कहाँ जाएंगे सर नौकरी के लिए? हमें यहाँ पे नौकरी चाहिए। हमारा किसी कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। हमारा जो हक है, जो हमारा पीएफ जमा कर दिया जाए और सैलरी हमको 11,544 रुपया हमारे खाता में आता है। ये नहीं पता हमें कितना पीएफ जमा होता है, कितना हमारा काटा जाता है, इसके लिए हमें कोई जानकारी नहीं है। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर कोटा शहर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस मौके पर श्रीरंगबाड़ी बालाजी मंदिर में गोदावरी धाम तक एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। करीब 7 किलोमीटर लंबी इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भक्तजन हाथों में हनुमान जी की ध्वज लेकर जय श्री राम और बजरंगबली की जय के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े हैं, जिससे पूरा शहर भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों, व्यापारी और साथ ही स्थानीय नागरिकों द्वारा श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा भी की गई, वहीं जलपान और प्रसाद वितरण की व्यवस्थाएं भी अवश्य की गई थी। आज हनुमान जयंती का पावन पर्व है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। भारत के द्वारा ये 19वीं पदयात्रा रंगबाड़ी बालाजी से गोदावरी धाम पर निकाली जा रही है। साथ सभी भक्तों ने रंगबाड़ी बालाजी मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया है। महिला पुरुष भजनमटिया है, व्यायामशाला है, व्यायामशालाओं में गुरु है, झांकियां है, उत्साह है बाबा के जन्मोत्सव का। हम सब भी मिल से करें यहाँ से इस मार्ग से
में ऐतिहासिक धींगा गवर मेला जो नारी सम्मान, लोक संस्कृति और सामाजिक परंपरा का प्रतीक है, वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्वों के कारण उत्पन्न अव्यवस्थाओं के चलते चर्चा का विषय बना हुआ। इस संदर्भ में शहर के नागरिक एवं प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा है, मेले को बंद करना समाधान नहीं, बल्कि इसे सख्त नियमों का प्रभावी प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर आयोजित किया जाना आवश्यक है। और साथ ही आपको बता दें, प्रेस को जारी बयान में कहा गया, ये मेला विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित एक अद्वितीय आयोजन है, जहां उन्हें सामाजिक सम्मान एवं अभिव्यक्ति का मंच प्राप्त होता है। अतः इसकी निरंतरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया कि धींगा गवर का पूजन किसी एक जाति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी श्रद्धालु जिस विधि एवं परंपरा की जानकारी हो पूजन कर सकता है। आज धींगा गवर मेले को लेकर सभी पक्षों के साथ में मीटिंग रखी गई थी पुलिस लाइन में, जिसमें सभी पक्षों से उनके सुझाव लिए गए थे। सभी को ये भी निवेदन किया गया है कि जो भी उनके सुझाव है वो लिखित में यहाँ पर जमा करा दिए जाएं। और सभी को आश्वासन दिया जाता है कि पिछली बार जो मेला किया गया था उसी तर्ज पर अच्छा मेले का आयोजन किया जाएगा। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के अप्रैल सेशन का आगाज गुरुवार को हुआ। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह के साथ चिंता भी दिखाई दी। इस सेशन में प्रति शिफ्ट करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, जबकि कुल मिलाकर लगभग आपको बता दें कि 12.5 लाख विद्यार्थी इसमें परीक्षा में देंगे योगदान। आपको बता दें कि कोटा में 4 जगहों पर केंद्र बनाए गए, जहां विद्यार्थियों ने जेईई मेन में एग्जाम का पहला सेशन का पेपर दिया है, जिसमें विद्यार्थियों का कहना है कि मैं थोड़ी कठिनाई, बाकी सब कुछ ठीक था। सबके चेहरे पर मुस्कान की और साथ ही सबको अपने सिलेक्शन की परसेंटेज की चिंता भी थी। आकाश टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कोटा से लोकेश जोशी, जो कि जेईई मेन की सेकंड परीक्षा हो रही है, यहाँ पर मैं रानपुर में हूँ। और आपको बता दूं कि 12,50,000 विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं पूरे देश और विदेश के अंदर। कोटा के अंदर 4 सेंटर आए हैं और यहाँ पर 2 पारियों में एग्जाम हो रही है, 9 से 12 और 3 से 6। अभी फर्स्ट पारी के एग्जाम समाप्त होंगे। हम जानेंगे स्टूडेंटों से किस तरह का पेपर आया, कितनी कठिनाई आई या सरल आया। कोटा से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, कोटा से। तो बच्ची है या बच्ची है? अच्छा, एग्जाम देने आए हैं। जी जी। क्या आपको लगता है, मतलब बच्ची एग्जाम दे रही है तो किस तरह की तैयारी की होगी? अच्छे से तैयारी की है, ये सरल से तैयारी कर रही थी बच्ची और काफी कोऑपरेशन रहा उन लोगों का। नाम बताएं मैडम आपका? सरोज मिश्रा। बहुत बढ़िया गया। हाँ, कलेक्टर होने की बड़ी उम्मीद है आपको। हाँ। और क्या पाया किसी में? मैथ्स थोड़ी टफ थी, केमिस्ट्री थोड़ी इजी थी, फिजिक्स मॉडरेट थी। कितने नंबर का था पेपर पूरा?
क्या पेपर कितने नंबर का? पेपर 300 अच्छा करा मैंने 44 क्वेश्चन करे। अच्छा, तो आपको आप है कि आपके आरक्षण हाँ नाम क्या? वैभव आते हो MP। आज पेपर आपका जी सर ठीक ठाक गया, ठीक ठाक था मतलब। हाँ कुछ नहीं टफ, थोड़े टफ भी थे लेकिन कुछ मतलब आसान भी थे, ठीक ठाक थे। आते हो आपके ऑटो में जाना? डिगोस से। डिगोस से क्या? बेटा आपका नाम बताइए। थैंक यू सर। वंशिका नागर। पेपर था ठीक गया। अच्छा था, यही मेन का था। कोई टफ क्वेश्चन वगैरह या सब्जेक्ट के नहीं, कोर्स के बाहर तो कुछ नहीं था, बाकी टफ मॉडरेट इजी क्वेश्चन तो हर तरीके के आते ही हैं। फिजिक्स मेरे को थोड़ी टफ लगी, फिजिक्स थोड़ी कंपैरेटिवली मेरे को लगी कि थी थोड़ी, बाकी केमिस्ट्री वगैरह की। कोटा से। नाम बता देंगे? सुयशी। अच्छा गया। एग्जाम लेके आ रहे हो आप? कैसा गया पहले पेपर? अच्छा गया, ठीक गया। वो टफ क्वेश्चन? टफ तो था। क्या था? मतलब मैथ्स थोड़ा मॉडरेट टू टफ था और फिजिक्स थोड़ा ठीक था। फिजिक्स तो मतलब सॉल्वेबल था। और के बाहर कोई क्वेश्चन आया क्या आपके? केमिस्ट्री में था। मॉडरेट पेपर था। मैथ थोड़ी लेंदी थी और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक थी। क्या लगता है आपको, मतलब कोई सब्जेक्ट से कोई बात क्वेश्चन आया या नहीं? सब मेरा सिलेबस वो लगता है आपको बन जाएगी? 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अब देखते क्या होगा। अच्छा, नाम क्या आपका? पूजा। कहाँ पे हो? कोटा राजस्थान। जेई मेन एग्जाम की फर्स्ट पारी का पेपर समाप्त हो गया है। हमने यहाँ स्टूडेंटों से बात की, किसी ने टफ बताया, किसी ने सरल बताया, कोई मायूस था, कोई खुश था, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि सबका पेपर अच्छा जाए और सिलेक्शन होए। मैं लोकेश जोशी, आगाज टाइम न्यूज से लिए कोटा से। नगर निगम की ओर से आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा के निर्देश पर अग्निशमन टीम द्वारा 300 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथीन की जब्त की कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई बहुत ही लंबे समय के बाद की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने में पहले भी प्लास्टिक की थैली पर रोक लगाई गई थी, उसके बाद अब जाकर नगर निगम की नींद खुली और साथ ही आज रामपुर बाजार में जाकर दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन 300 किलोग्राम जब्त की गई। ये जानकारी अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने दी है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।